Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले लाभ हानि का पार्ट नंबर 3। यानी कि कल जो सेशन था अपना पार्ट नंबर 2 का, वो हमने यहाँ पर खत्म किया था इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन से आगे का जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा पार्ट होने वाला, और वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे लेवल से और बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो देखिए प्यारे साथियों, जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या चाहूँगा, देखो कल जो हमने पढ़ा था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 20% कम है तो उसका क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या, उसकी लाभ या हानि ज्ञात करो। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको यहाँ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हिसाब से इसका जो आंसर बताया था वो 25% आंसर बताया था लाभ के हिसाब से। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल अच्छे से समझा दिया था और अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले, देखिएगा आज के क्वेश्चन किस प्रकार होने वाले हैं। देखो बहुत अच्छे प्रकार से और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो वाकई एग्जाम में आते। देखो नॉर्मल जो टेट वगैरह होते हैं उनमें तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे टाइप के जो क्वेश्चन वो एग्जाम होते हैं उनमें थोड़े कुछ हटके क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं कुछ हटके क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखो कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है, तब उसे 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो मैं लिखता हूं क्वेश्चन को पहले कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता तो 270 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो प्यारे साथियों, इसमें क्या समझना, देखो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, तब मैंने आपको बोला था कि वो क्वेश्चन जहां पे आप अंतर को देखते हो इन दोनों को और उसके बराबर रख देते हो वो क्वेश्चन यहां। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई, जहां क्वेश्चन में अधिक पहले, पास, फैल और देरी पहले, ये जो सारे शब्द दिखाई दे जाए तो वहां वो कहीं ना कहीं अंतर का बोध कराते हुए फिर उन शब्दों को वापस से चर्चा करूंगा। देखो उन शब्दों की, देखो आपको अधिक, कम, पास, फेल और देरी पहले, ये जो शब्द आपको अगर कहीं दिखाई दे जाते क्वेश्चन के अंतर्गत, तो ये सारे शब्द किसका बोध कराते? अंतर का बोध कराते। किसका बोध कराते? अंतर का बोध कराते। इसका मतलब क्या है कि इसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता तो 270 रुपये का अधिक प्राप्त होते। क्या होते? 270 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो ध्यान रखना, ये अधिक का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में अंतर हमको दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखाई दे रहा? अंतर दिखाई दे रहा। तो वस्तु का हमसे क्या पूछ रहा? क्रय मूल्य पूछ रहा। तो देखो अब हम अंतर के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। देखो 20% हानि, 20% हानि का मतलब कहां पहुंच गए हम? जब देखो कोई चीज पर 20% हानि तो इसका मतलब हम 80 पर पहुंच गए। वहां पर भाई यहां पर हमको हानि हो रही है, और यहां कह रहा 20% लाभ, इसका मतलब हम 120 पर पहुंच गए, क्योंकि 100 में से अगर हम देखो 20 पर लाभ करेंगे तो कितने? 120, और यहां पर हम हानि करेंगे तो 80। अब इस 80 का और 120 का अगर मैं अंतर देखता हूं कितना आता है? 40 अंतर। 40 की वैल्यू इस 270 के बराबर है, और एक की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कितनी आ जाएगी? 27/4। अब मुझे चाहिए 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से काटा कितनी बार कट गया? 25 बार। 25 का गुना अगर मैं 27 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 25 गुना अगर 7 से करते हैं तो कितना आता है? 175, यानी कि 5 का हासिल है कितनी? 17 लगी, और 25 दूनी 50 और 7 कितने? 17 कितने हो जाते हैं? 67। कितने हो जाते हैं? 675। यानी कि अगर उस वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता तब उस वस्तु को 270 रुपये अधिक मिले, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 675 रुपये था। इस चीज को आपको अच्छे से पता लग गया, लेकिन आपको समझ में ये चीज नहीं आई होगी कि आखिर किया कैसे। देखो
ये चीज मैं आपको फिर समझाता हूं वापस से। देखो इसमें स्पष्ट कह रखा, देखो 20% हानि, यानी कि ये तो 20% हानि है और यहां पर है 20% लाभ। अब क्या देखो ये चिन्ह मतलब कमी का, ये अधिक का, समझे, यानी कि ये तो अपना चिन्ह हो गया, यानी कि नीचे डाउन यानी कम हो रहा है, ये मतलब ऊपर अधिक हो रहा है, यानी ये हानि है ये लाभ। देखो यहां पर हो रही है हानि और यहां पर हो रहा है लाभ। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना तब आपको इन दोनों को जोड़ के बराबर रख देना, इसको इन दोनों को योग के बराबर रख देना, जो अधिक पास दे रखा है योग के बराबर रख देना है 270 को। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आती यानी कि यहां भी हानि और फिर भी हानि, तो इन दोनों के माइनस कर देते, इन दोनों को उसके योग के बराबर रख देते, यानी कि घटाकर योग के बराबर। अगर लाभ लाभ होता, इधर भी लाभ और इधर भी लाभ, इन दोनों लाभ होते तब भी घटाकर उसको उसके सामने रख देते। देखो इसमें क्या होता है, देखो यहां पर लाभ और हानि, यानी कि यहां पर आपको पता है हम 80 पर पहुंच चुके हैं, यहां पर हम पहुंच गए 80 पर, यहां पर पहुंच गए 120 पर। अब इन दोनों का अंतर, ऐसा नहीं कि इन दोनों का अंतर निकालो 20-20 का अंतर जीरो आ रहा सर, जीरो की वैल्यू उसके बराबर नहीं, इन दोनों का अंतर निकालना। अगर मानो यहां पर ऐसा होता, देखो यहां पर यही क्वेश्चन इस प्रकार होता कि यहां पर यह होता है ऐसे, जैसे 20% लाभ और 40% लाभ। अब यहां पर देखो ये हो गया 120 और ये हो गया 140। अब इन दोनों का आप अंतर निकालो, यहां पर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 20। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर भी तो 20 है। प्यारे साथी यहां पर लाभ लाभ हो रहा है, लेकिन यहां पर पहले हानि फिर लाभ, इसलिए इनका योग होगा ना कि अंतर होगा। बस इस चीज का विशेष इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर बन जाएगा कितना, 675 रुपए। देखिए चलो क्वेश्चन और कर देता हूं मैं इसमें, इससे ही संबंधित, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो अब कराऊंगा, देखो क्वेश्चन कुछ, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा देखिएगा, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा गया, 25% लाभ पर बेचा गया, तब उसे 105 रुपए अधिक मिलते। कितने, 105 रुपए अधिक मिलते हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ध्यान रखना, अब वही कंडीशन जहां अधिक पास फेल की देरी पहले शब्द अंतर का बोध कराते हैं, यहां भी कहीं ना कहीं अंतर होगा। लेकिन ध्यान रखना, देखो अभी जब हमारे पास 20% हानि हुई थी और 20% लाभ हुआ था, तब तो हमने इनको योग किया था। लेकिन अब की बार देखो क्या है कि 10% तो लाभ है और इधर भी क्या है 25% लाभ। अब इन दोनों का योग नहीं करेंगे, अब इन दोनों क्या करेंगे, अंतर, क्योंकि ये तो 110 हो गया और ये कितना हो गया ये हो गया 125। इन दोनों का अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा 15। लेकिन ध्यान रखना अंतर तो हमने यहां भी किया था, क्योंकि यहां हमने 80 का और 120 का अंतर किया था। तब इनको योग कर लो या फिर अंतर देख लो, उसके बराबर होता है। इसलिए यहां पर हम योग के और यहां पर हम अंतर देखेंगे, क्योंकि लाभ लाभ हानि हानि पर तो अंतर देखते हैं और लाभ हानि पर योग करते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पता है कहां पर आते हैं, योग वाले संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि किसी वस्तु को 675 में बेचा जाता है, उसी पर उतनी हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी किसी वस्तु को उतने में ही बेचा जाता है जितना उसका क्रय मूल्य, या फिर उतना ही में ही खरीदा जाता जितना उसका विक्रय मूल्य। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो वस्तु पर लाभ या हानि या वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय कुछ भी पूछ लिया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले। देखिएगा आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब यहां पर बोल रहा है कि 10% लाभ, तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 10% लाभ और इधर होगा 25% लाभ। अब इन दोनों का अंतर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अधिक पास फैले जो सबका अंतर का बोध कराते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर वो कितने का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 15 का। तो इस 15 की वैल्यू किसके बराबर, देखो प्रतिशत में ना, इसलिए 15% इसकी वो आ गई अंतर। तो यहां पर किसके बराबर है, 15% की वैल्यू किसके बराबर, 105 के बराबर है। 1% की वैल्यू देखो किसके बराबर आ गई, 15 यानी कि 15 सत्ते 105, इनकी एक 7 बार आ गई। और 100 की वैल्यू अगर मैं निकालूं कितना आ जाएगा, 700। तो हमारे पास इसका जो क्रय मूल्य बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 700 रुपये बन जाएगा। तो प्यारे साथियों अब आशा कर सकता हूं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बहुत ही ईजी वे में समझाया जा सकता है अगर कुछ समझाने वाला हो तो। क्योंकि देखो मैंने आपको कितने अच्छे वे में समझा दिया कि जब भी आपके सामने अगर यही क्वेश्चन हानि हानि का होता, यही क्वेश्चन हानि हानि का होता, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन अगर हानि हानि का होता, दोनों तरफ से इधर भी हानि और इधर भी हानि, तो आपका क्रय मूल्य तो बहुत ही डाउन जाता। समझे क्यों, बहुत, क्योंकि जब दोनों तरफ से हानि होगी तो किसी वस्तु को अधिक रुपए में नहीं बेचा जा सकता।
जब दोनों तरफ से हानि हो रही तो उस वस्तु को, या फिर एक तो हानि होती है एक पर लाभ होता तब अधिक में बेचा जाता, यानी कि दोनों वस्तुओं पर हानि हो रही दोनों तरफ से, यहाँ भी हानि हो रही है और यहाँ भी हानि, तो उस वस्तु को अधिक में नहीं बेचा जा सकता। इसका भी आपको कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करता हूँ बहुत अच्छे लेवल का। देखो अब मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना वो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, देखो जिससे आपको भी लगेगा वाकई मैथ कितने अच्छे तरीके से पढ़ी जा सकती। देखो क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि 11 रुपये में, मतलब कोई फल विक्रेता जो 11 रुपये में 10 की दर से 10 की दर से खरीदता और 10 में 11 की दर से बेच देता तो लाभ या हानि। अभी तक आपने सिर्फ एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई से ही किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसके 3 से 4 तरीके बताऊंगा कि आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो, लेकिन वो भी सबके अलग अलग पैटर्न के साथ बताऊंगा। आपको अच्छे समझना क्वेश्चन क्या। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेन 10 रुपये में 11 की दर से खरीदे तथा उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि बताइए। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने कुछ पेन 10 रुपये में 11 की दर से खरीदे तथा 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिए, तो व्यक्ति को लाभ या हानि ज्ञात करो। व्यक्ति का लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वहां पे देखो मैं क्वेश्चनों को बताना चाहूंगा कि जो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हो आप कैसे करते हो। देखो आप कैसे करते हो कि 10 रुपये में 11 की दर से खरीदे और 11 में 10 की दर से बेच दिया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 121, यहाँ पर आ जाएगा 100। प्यारे साथियों ये तरीका आपका है तो सही, लेकिन यहाँ से आप तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि 121 यानी कि कोई चीज़ इतने में खरीदी इतने में बेच दी तो हमको हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। लेकिन यहाँ पर आप सीधा अनुमान नहीं लगा सकते कि आपके साथ होने वाला क्या, क्योंकि गलती चांस इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको मैं इस हिसाब से बताने वाला हूँ। देखो आपने कोई चीज़ इतने में खरीदी इतने में बेचे तो इसका मतलब यहाँ पर आपको हानि हो रही है, क्योंकि 121 में खरीदोगे और इतने में बेचोगे तो आपको हानि होगी। लेकिन देखो अगर इसका मल्टीप्लाई देखो आप दो तरीके से कर सकते हो। अब तो मैंने तो कैसे किया, पहले इसका इसका गुना कर दिया, इसका इससे कर दिया, लेकिन आप पहले इससे करोगे यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 121। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई मैंने ही किया है, ध्यान रखना दोनों का मल्टीप्लाई मैंने किया, लेकिन दोनों में यहाँ पर तो हानि होगी इसी क्वेश्चन में और यहाँ पर देखो लाभ हो गया। देखो जो आप तरीके से क्वेश्चंस करते हो ना वो एकदम बेस्ट तरीका आपके हिसाब से, क्योंकि जो आप तरीके से क्वेश्चन करते हो वो आपके हिसाब से बेस्ट है। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझते कि आप जरा सी भूल कर दोगे भाई आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखो जब मैंने क्वेश्चन का गुना इधर से कर दिया जल्दबाजी में, आप मानो इसकी बजाय इससे गुना कर दोगे तो यहाँ पे 121, इसका गुना 100, तो यहाँ पर हानि हो रही है, और इसका गुना इससे कर दिया 100, इसका गुना इससे कर दिया 121, यहाँ पर लाभ हो रहा। सिर्फ गुना से फर्क करने पर लाभ और हानि में कितना बड़ा चेंज आ गया। तो बस ये कहना चाहूंगा इस तरीके से ना करो तो ज़्यादा बेटर। अब करना कैसे वो सीखो। हालांकि मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि आपको ये कैसे करना। देखो एक बार इसको, क्योंकि आप जो रट के बैठे हो ना उस हिसाब से बताना चाहिए मुझे। देखो जो ये तरीका आपका फर्स्ट तरीका कह सकता हूँ। देखो आपने यहाँ पर रुपए लिख लिए, यहाँ पर आपकी वस्तु होगी, जो पेन वगैरह जो भी कुछ है वो आपकी वस्तु होगी। तो 10 रुपये में 11 की दर से खरीदे और 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। अब आप क्या करना है, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका इससे करना है और इसका इससे करना। पहले इसका इससे करो, मतलब पहले वाले का इससे करना है और इस वाले का इस वाले से करना है। तो इसका इससे किया कितना आ गया, इधर आ गया 100 और इधर से किया कितना आ गया 121। अब ये देखो कोई चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी 121 में बेची, क्योंकि ये आपके रुपए थे ये वस्तु थे। 100 रुपये में खरीद कर 121 में बेच दी, तो यहाँ पर आपको 21 रुपये का लाभ कितने पर, 100 पर, और गुना प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 0 जो कितना आ गया 21% क्या हो गया आपको यहाँ पर लाभ हो गया। तो प्यारे साथियों इस हिसाब से कर लोगे, लेकिन ध्यान रखना एक क्वेश्चंस करने का तरीका गलत है। ये तरीका कैसा है, गलत तरीका, क्योंकि यहाँ पर आप इससे इसे मल्टीप्लाई कर दो, जरा सी आपको हानि हो जाएगी। यहीं पर ही क्वेश्चन में जरा सा मिस्टेक होने पर हानि हो जाएगी, क्योंकि जल्दबाजी में जब क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम में तो जल्दबाजी में हमको पता नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं।
लेकिन उससे बचने के लिए देखो आप क्या करना है, आपको इनका एलसीएम के हिसाब से करना है। एलसीएम के हिसाब से आप इसको कीजिएगा। अब ये एलसीएम क्या होता है, देखो नई वर्ड आपको सुनने को मिला एलसीएम। हालांकि देखो आपने पढ़ तो बहुत दिन पहले रखा है, लेकिन एलसीएम जो आज की जो अपना सेशन चल रहा है इसमें 2 से 3 दिन में आपको पहली बार सुनने को मिला एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, देखो ये होता है लघुत्तम समावर्तक, यानी कि प्रश्नावली आती थी शायद 7th क्लास में, 7th क्लास या 6th क्लास में क्वेश्चन प्रश्नावली आती है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, उनको ही बोला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, देखो सॉरी अब देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ, अब इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। ये होता है कि देखो सभी वस्तुओं में सबसे बड़ी संख्या, इनकी बहुत सारी संख्याओं में सबसे जो बड़ी संख्या होती है कि वे संख्याएं जो बड़ी संख्या मान लो मैंने कोई ले ली और छोटी संख्या से डिवाइड हो जाए, वही संख्या क्या कहलाती है, एलसीएम। और जो सभी संख्याओं में विशेष संख्या कॉमन संख्या वो कहलाती है एचसीएफ। बस इतना ध्यान रखिएगा, जिस दिन इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही चर्चे से इसको पढ़ाऊंगा कि बहुत अच्छे लेवल से, शायद आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओ, क्योंकि ये रीट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रश्नावली एचसीएफ और एलसीएम वाली। देखिएगा आप इसको कैसे करेंगे, देखो आपके जो एक तो पहले जो रुपए था कितने थे, 10 थे, इधर 11 थे, फिर इधर कितने थे, इधर 11 थे, इधर आपके 10 थे। इनका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो कितना आता है मेरे पास, देखो 10 और यहाँ पे 10 और 11 का ले लो। अब देखो एलसीएम की जो वैल्यू होती है, बहुत से तो ऐसे निकालते हैं 10 से 11, इधर 11 फिर 10, अब इसमें भाग देते हैं, इस हिसाब से गुणनखंड के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन प्यारे साथ ध्यान रखना, जो अभाज्य संख्या जिस भी कंडीशन में आ जाएगी ना, जिस भी कंडीशन में अभाज्य संख्या आ जाएगी, सीधा उस भाज्य संख्या से गुना कर दो, वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर मैं इसका गुना इससे कर दूंगा तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 110, तो इसका एलसीएम भी 110 होगा। क्यों होगा, देखो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या वो देखो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, 4। अब देखो ये दोनों बड़ी ही कंफ्यूज करते हैं। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4। अब क्वेश्चन देखो यहां समझना कि जब अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या आती है 3। अब आप दिमाग में ये चल रहा होगा अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो इनको सुन लो एक बार। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाता हो। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाता हो, अन्य किसी का नहीं जाता हो, वो होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का 2 का पूरा भाग चले जाए, स्वयं का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए, अन्य संख्याओं को भी जाना चाहिए। जैसे अब देखो 4 है, जैसे चलो मान ले 4 छोटी संख्या, चलो मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे ले लिया 12, तो 12 में देखो 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। ये सारी संख्या है इसको भाज्य करती हैं 12 को। तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या। बाकी जो अभाज्य संख्या मानो मैंने 17 ले ली, 17 में 1 का जाएगा और खुद का जाएगा, इसके अलावा किसी और का नहीं जाएगा। तो इसलिए जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, स्वयं का 1 का भाग जाता है, और भाज्य संख्या में स्वयं का भी जाता है, 1 का भी जाता है, अन्य संख्याओं को भी जाता है, राइट। अब देखो चलिए देखो यहां पर जो अपना एलसीएम बना वो कितना बन गया, 110 बन गया। देखो अब फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है वो कि 10 रुपए में 11 की दर से बेचे, दूसरी कंडीशन कह रहा है 11 रुपए में 10 की दर से बेचे। अब देखो इसका एलसीएम कितना था, 110 था, और इसका एलसीएम कितना था, 110 था। इससे काटा कितनी बार कट गया, ये कट गया अपना 10 बार, और इससे काटा ये कितनी बार कट गया अपना 21 बार, सॉरी 10 21 बार कहीं को, ये कट गया अपना 11 बार, राइट। अब देखो तो यहां पर आप कितना आ गया, इन दोनों को गुना किया 100 आ गया, इन दोनों को गुना किया कितना आ गया, 121। देखो अब यहां से आपको पता चल रहा है कि कोई चीज 100 में खरीदी 121 में बेची, अब आपको लाभ या हानि हो रही है। अब देखो यहां पर आपको कोई भी कंडीशन गलत होने के चांस नहीं बनते, लेकिन यहां पर आप जरा सी मिस्टेक करने पर चांस बन जाते हैं। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 21 रुपये का लाभ होगा कितने पर, 100 पर, और गुना में 100। तो यहां पर आपका आंसर कितना बन जाएगा, 21% क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होने वाला है, राइट। ये चीज भी आपको अच्छे समझ में आ गई। देखो ये फिर भी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, ये तरीका देखो थोड़ा जरा सा हैवी लग रहा होगा, मतलब कह सकते हैं थोड़ा कठिन लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा। देखो अब तो क्वेश्चन सिर्फ 2 संख्याओं को, लेकिन ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि एक व्यक्ति कुछ पेन 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, तथा और उतने ही पेन 12 रुपए में 13 की दर से खरीदता, तथा खरीदे गए पेनों को 11 रुपए में दर की दर से बेचता, तो व्यक्ति को लाभ या हानि, यानी कि 3 पैटर्न क्वेश्चन में बन जाएंगे। तब आपको देखो ये फेल
आपका ये जो तरीका है फेल है, उस समय इसमें आप लागू नहीं कर सकते उस तरीके को जो ये तरीके से आप कर रहे हो ना। सिर्फ ये तरीका वो है कि 10 में 11 दर से बेच दिए और 11 में 10 की दर से खरीद लिए बेच दिए, इसके लिए ही फॉलो। लेकिन ये तरीका उसके लिए भी लागू जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और तरीका बताऊंगा, देखो, हालांकि मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट वगैरह क्यों नहीं लेने दे रहा, इसका आपको अभी पता चल जाएगा। देखो, एक तरीका होता है, देखो, जो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है कि वस्तुओं को समान कर लो। देखो, जो तरीका होता है वो होता है वस्तुओं को समान कर लो, वस्तुओं को समान कर लो। बस ये तरीका हम ध्यान रखना, क्योंकि इस तरीके से भी मैं बहुत सारे प्रश्नों को आपको कराने वाला हूं। देखो, वस्तु समान करने का मतलब क्या है कि देखो, यहां पर आपके रुपए आ गए, यहां पर आपकी वस्तु आ गई। तो यहां पर आपने 10 रुपए में खरीदे, 11 दर से बेचे, यहां पर आपने 11 में खरीदे, 10 की दर से बेचे। अब मुझे वस्तुएं समान करनी है। क्या करनी है? वस्तुएं समान करनी है। वस्तु समान कैसे होगी? इसका मैं 10 से गुना कर दूंगा इधर, और इधर मैं 11 से गुना कर दूंगा, तब जाके इनका आंसर सेम आएगा। देखो, यहां से मैंने वस्तु समान करने के लिए 10 से गुना किया, यहां पर मैंने 11 से गुना किया। इस पूरे समीकरण में गुना कीजिएगा। 10 का गुना मैंने 10 से कितना आ गया? 100 आ गया। इसका मैंने इससे गुना किया, कितना आ गया अपने पास? 121 आ गया। इसका गुना मैंने इससे किया, कितना आ गया? 121 आ गया। इसका गुना मैंने इससे किया, सॉरी 121, इधर कितना आएगा? इससे गुना इसका किया, कितना आएगा? 110, और इसका गुना इससे किया, कितना आ गया? 110। यानी कि देखो, आपकी वस्तुएं समान हो गई। इधर देखो, आपने कोई चीज़ 100 में खरीदी, 121 में बेची, यहाँ पर आपको कितने का लाभ हो गया? 100 का लाभ हो कितने पर? सॉरी, कितने का लाभ हो गया? 21 का कितने पर? 100 पर, गुना में 100। तो यहाँ भी आपको कितना होगा? 21% का लाभ। तो प्यारे साथियों, देखो, वो तरीका तो आपको गलत था ही, लेकिन ये तरीका होता सबसे बेस्ट तरीका। और ये तरीका अगर आपने वाकई रट लिया ना, चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजी वे में कर दोगे। देखो, क्वेश्चन आते हैं कि जब क्रय मूल्य समान हो, क्वेश्चन आते हैं कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उन पर लाभ या हानि होती है, तब ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाएगा। क्योंकि वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं सूत्र से तो कराने वाला नहीं हूं, तो इसका मतलब कोई जेन्युइन तरीका ढूंढ रखा होगा। तो जेन्युइन तरीका क्या है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि क्या है, जब मैं आपको क्रय मूल्य को समान वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, तब मैं आपको कहीं ना कहीं वस्तुओं को समान करवाऊंगा, या फिर क्रय मूल्य जो व्यक्ति का जो मूल्य होता है रियलिटी वस्तु का, वो करवाऊंगा। और एक होता है आपको जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, तब भी मैं कहीं ना कहीं आपको वस्तुओं को समान करके बताऊंगा क्वेश्चन को, जिससे आप अच्छे से उसको रीड कर सको। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक्स और वाई या फिर फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो मैंने अलग ही सोच रखा होगा ना आपको करवाने के लिए, तो उसी चीज को समझ जाइएगा बस। तो देखो, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, दोनों में से दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। चाहे इसको ऐसे करो, चाहे इसको ऐसे करो। और एक तरीका और आता, देखो, जो आपने मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताया था, वो तरीका मेरे हिसाब से बेकार है। मेरे हिसाब से यूं बेकार है, क्योंकि अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तो वो ठीक है, आप कर लोगे, लेकिन उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अभी तक आप तो उसी को रट के बैठे हो, आपको तो वही तरीका आता है, वही तरीका सबसे बेस्ट लगता है। जैसे क्वेश्चन देखा नहीं, बस आपस में यही मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर ला दिया। देखो, गलती हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में हम पता नहीं कौन से डिप्रेशन में चलते हैं, पता नहीं लगता कि गलतियां हो जाती हैं। उसको बचने के लिए आपको इन दोनों में से एक को अपनाना पड़ेगा। चाहे आप इसको रख लो, चाहे इसको रख लो, दोनों ही जेन्युइन तरीके हैं, बिल्कुल अलग तरीके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि देखो, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कन्फ्यूज कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि आपने सिर्फ अभी एक तरीका पढ़ा, मैंने आपको यहाँ पर 2 तरीके अलग से और बता दिए। और वैसे एक तरीका और भी आता है, देखो, जो क्रॉस मल्टीप्लाई बताते हैं, वो ऐसे बता, देखो, 10 में 11 की दर से खरीदे और 11 में 10 की दर से खरीदे, फिर इसका न्यू मल्टीप्लाई कर दो, बात वही आ जाती है, बात वही आ जाती है। अब देखो, ऐसा होता है कोई व्यक्ति ने 3 में 4 की दर से खरीदे और 5 में 6 की दर से बेच दिए, तो इसका यूं आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस, इसका इससे कर दो। 18 रुपये में खरीदी और 20 में बेच दी, ऐसे भी आप उसको लगा सकते हो। पर यह भी तरीका मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि इसमें गुना करने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चे कर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखिएगा कि एक व्यक्ति ने कुछ पेन 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे तथा 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो व्यक्ति का लाभ या हानि। अब वही तरीका देखो, अब सबसे बड़ी बात, चाहे आप इसको वस्तु समान कर लो, या आप इसका एलसीएम लेके कर लो। देखिएगा, वस्तु समान करते हैं। देखो, यहाँ पर आपका आते हैं रुपए, यहाँ पर आते हैं आपकी वस्तु। यहाँ पर आपका कितना आ जाता है? यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पर कितना आएगा? 3, इधर आपका कितना आ जाएगा? 4, इधर कितना आ जाएगा? 5। अब इसको समान कीजिएगा, इसका इससे गुना, इसका ऊपर कर दो 5 का, इधर कर दो 3 का। अब आपके दिमाग में
एक मिनट देखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपके ये आते कहाँ से कि आप इसको 3 से गुना कर दो। ऊपर नीचे देखो, जो अगर समान करना हो ना, ऊपर नीचे आपस में गुना कर दीजिएगा, आपके समान हो जाएगा। अब इस पूरे समीकरण से इसका गुना कर दो। देखो 5 का गुना अगर मैं 2 से करता हूँ कितना आता है, 10 आता है, और 5 से कितने होते हैं, 15 होते हैं। इधर फिर मैं 3 का गुना 4 से करता हूँ कितना होता है, 12 होता है, और 5 से कितने होते हैं, 15। अब देखो ये तो आपस समान थी, कट गया। यहाँ पर कितना हो गया, 10 में खरीदी 12 में बेची, 2 का क्या हो गया आपको, यहाँ पर 2 का लाभ होगा, कितने पर हो गया, 10 पर गुने में 100। इस जीरो से 20% आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आप इसका राइट आंसर। अब अगर आप इसका एलसीएम लेके करते हो तो देखो 2, 3, 4 और 5, अब इनका सबका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखो कैसे निकाला जाएगा, मैंने आपको बताया था। देखो अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें सभी का भाग चला जाए। एक मिनट देखिएगा, पता नहीं गला में क्या हो गया आज। ठीक है, देखो 2, 3, 4, 5। अब इनमें से ऐसी संख्या देखिएगा जो इन सभी संख्याओं को वो संख्या डिवाइड कर सके, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसमें इसका भाग चले जाए, इसका भी, इसका भी, इसका भी। मानो देखो मैं एक संख्या लेता हूं, देखो 10, 2 का जाएगा लेकिन बाकी संख्या को नहीं जाएगा। फिर मैं देखो यहाँ पर 12 ले ली, 2 का गया, 3 का गया, 4 गया, लेकिन इसमें 5 का नहीं जा रहा। अब सबसे बड़ी कंडीशन आती है कि सर ऐसे हम कब तक देखेंगे आखिर संख्याएं वो क्या हैं। तो प्यारे साथी देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा ऐसा करना। देखो इधर इसमें 2 में 4 में 2 का, जिसमें अगर 2 का भाग जाएगा, देखो अभी 4 संख्या, जिसमें 4 का जाएगा उसमें 100% 2 का जाएगा। समझे किस चीज को भाई। मानो कि ऐसी कोई संख्या जो जिसमें 4 का भाग जा रहा, देखो मान लें कि 12 संख्या, इसमें 4 का जा रहा, तो ऐसी 100% 2 का जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 2 को खत्म कर दीजिएगा आप। अब बची आपके पास 3 संख्या। अब इन 3 संख्याओं में क्या ऐसा देखो कि जिसमें 4 का चले जाए, 3 का भी और 5 का भी। समझे किस चीज को। अब देखो इधर 2, 3 और 5 ये तो दोनों कैसी अभाज्य संख्या, कैसी है, अभाज्य संख्या है। बाकी 4 कैसी है, भाज्य संख्या। अब कैसे होगा, तो देखो अब ऐसा गुना कीजिए, 5 3 15 होते हैं, 15 में 4 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 5 लेकिन 4 का नहीं जाएगा। एक संख्या लेता हूं मैं, देखो एक संख्या में लेता हूं 60, क्योंकि देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये भाज्य। अगर एक और भाज्य संख्या होती, एक और भाज्य संख्या होती तो उसका भाग इसमें नहीं जाता, क्योंकि इसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसलिए इसको भाग नहीं जाता। तो अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करते कितना आता, 60। 60 एक ऐसी संख्या है देखो जिसमें 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। अब यहाँ चाहे इसको ऐसे कर लो आप, 2, 3, 4, 5, इन सभी का आप इस प्रकार से ले लो। 2 का दिया, क्योंकि 2 का इसलिए दे, सब छोटी 2 अभाज्य संख्या, एक बार गया, 3 में नहीं जाता, 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया, 5 में नहीं जाता। फिर इसका 2 का दीजिए, एक बार नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें एक बार गया, इसमें 5 बार। फिर हम इसका 3 का दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, फिर इसमें 5 का दे लीजिएगा। अब देखो बात तो वही आई, इन दोनों गुना कर दो, कितना आ गया, 4। मैंने भी यही लिखा था, इसको बस 4। अब इसको ऐसे लिख दो, 3 गुना 5 गुना 4। यही चीज़ तो मैंने लिखी थी, क्योंकि जो कॉमन संख्या होती है उसको काट दिया जाता है, इसलिए। अब ये तरीका होता कैसे काटने पीटने का, ये तो मैं तभी बताऊंगा तब आपको जिस दिन एलसीएम पढ़ाऊंगा। देखो अब इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 है, राइट। तो यहाँ पर 2 और था साथ में। देखो पहले में 2 में 3 के हिसाब से खरीदे और दूसरे में 4 में 5 के हिसाब से खरीदे, गुना में 60, क्योंकि एलसीएम से हमको गुना करना होता है। देखो अब इसको काटा, कितनी बार कट गया, 30, 3 से काटा कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। 5 से काटा कितनी बार, 12 पंजे 60, तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 20 दून 40, कितना हो गया 40, और इधर कितना हो गया 12 चौका 48। 40 में खरीदी कोई चीज़, 48 में बेची, 8 का लाभ कमाए, कितने पर कमाए, 40 पर कमाए, गुना में 100 किसके लिए, परसेंट के लिए। 0 से 0 काट दी, 4 से काटा कितनी बार, 2 बार कट गया, 10 दून कितने होते, 20% क्या हो गया अपने पास, लाभ हो गया। यही आपका आंसर यहाँ पे आ रहा था, वही आपका यहाँ पे आ रहा। अब चाहे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो मैं आपको यहाँ बीच में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आ जाएगा यहीं पे। देखो 2 में 3 की दर से खरीदे और 4 में 5 की दर से खरीदे, इसको ऐसे कर लीजिएगा। 10 में इधर 12 आ जाएगा, 2 का लाभ 10 बटे में 100, 0 0 कितना आ जाएगा 20%। ऐसे भी इसको कर सकते हो, राइट। क्योंकि देखो इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं जिससे आपको स्पेशली बताया जाए। तो प्यारे साथियों ऐसी आशा कर सकता हूँ कि ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, जिससे मैं आपको कुछ अच्छा और नया बता सकूँ। देखिएगा आप कुछ यूनिक तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। देखो अब आप जो आपका तरीका था ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ये समझो फेल होने वाला, वो कुछ ही समय में फेल होने वाला वो तरीका आपका। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदा तथा
1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता तथा उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेचता तो व्यक्ति को वहां पर लाभ होगा या हानि? ये क्वेश्चन है आपका। 3 बार जो आपका 2 बार का जो सिस्टम था वो समझो फेल हो गया। आप देखो क्वेश्चंस को पढ़ना ध्यान से कि एक व्यक्ति, एक आदमी या व्यक्ति, एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है, संतरे खरीदता तथा 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है यदि वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से 1 रुपए में इन्हें मिलाकर 10 की दर से बेच दे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चंस वही है, लेकिन अब की बार क्वेश्चन बड़ा चेंज कर दिया। देखो कि एक व्यक्ति है जो 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है, राइट। 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 9 की दर से बेचता है, उतने ही संतरे और खरीदता है और 1 रुपए में 10 की दर से बेचता है। तो व्यक्ति को हमको यहाँ पे लाभ होगा या हानि, वो चीज हमको इसमें फाउंड आउट करनी है। देखो अब जो आपका क्वेश्चन था वो 1 में 11 की दर से खरीदे, 1 में 9 की दर से और खरीदे और 1 में 10 की दर से बेच दिया। बताओ इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे। देखो अब आपका उलझन में फंस गए। अब समझो कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो आपका तरीका फेल हो गया। तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को समझो जो आपके आने वाले भविष्य में जो क्वेश्चंस करवाऊंगा सारी चीज़ समझ में आ सके। क्योंकि जो आप तरीका करके बैठो ना, हाँ आपका तरीका अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है। क्योंकि आप उन छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हो और फिर कहते हो सर ये क्वेश्चंस एग्जाम में पता नहीं कहाँ से आ गए, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे आप पढ़ोगे कहाँ से जब आप उन तरीकों को पहुँचोगे नहीं उन चीज़ तक, तो आप पढ़ोगे कहाँ से? अगर आप सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सर आप घबरा जाओगे, क्या करवा दिया। देखो इसमें 2 बार क्रय मूल्य दे रखा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। देखो एक बार तो यहाँ पे खरीदने की बात करिए, फिर दोबारा उतने संतरे और खरीदने की 2 क्रय मूल्य दे रखे। और जब 2 क्रय मूल्य दे रखा उनको 1 क्रय मूल्य बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 विक्रय मूल्य दे रखा है, क्योंकि बाद में वो सभी दोनों को मिलाकर बेच रहे हैं। इनकी पहले 2 क्रय मूल्य को 1 क्रय मूल्य बनाएंगे और दूसरा जो विक्रय मूल्य दे रखा वो तो विक्रय मूल्य है ही है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो कि एक व्यक्ति ने 11 की दर से खरीदे और 1 में 9 की दर से बेच दिया, सॉरी फिर खरीदे। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा। अब देखो एक का तो कोई मतलब नहीं होता, इन दोनों अभाज्य संख्या, देखो ये तो भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 99। कितना आ जाएगा, 99 एलसीएम इनका आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है वो, 1 में 11 की दर से खरीदे और दूसरा कह रहा है कि 1 में 9 की दर से खरीदे। इनका एलसीएम कितना बन रहा है, एलसीएम 99 बन रहा है इनका ना। तो यहाँ पे 91 और यहाँ पे 99 और यहाँ पे 99। अब देखो मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य 2 दे रखे तो इनको 1 क्रय मूल्य यानी कि इनको योग कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना। क्या कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना। मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया। देखो अब इसका गुण, मगर इसका 11 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। इसका दूंगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ भी 9 बार जाएगा, राइट। 1 मिनट रुकिएगा, इसका भाग दिया, अरे नहीं, इसका भाग दिया तो 9 बार जाएगा और इसका दिया तो 11 बार जाएगा। कितनी बार, क्योंकि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 बार जाएगा, राइट। अब देखो 9 का गुना 1 से किया तो 9 आया, प्लस का प्लस, फिर 11 गुना 1 से किया तो कितना आया, इन दोनों का योग कर दिया। अब कितना आ गया, 20, जो हमारा क्या था, 1 क्रय मूल्य बन के आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 20। अब मेरे पास चाहिए मुझे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कैसे होगा, देखो तो वो कह रहा है कि 1 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। अब देखो यहाँ पर 99 और यहाँ भी 99, कि दोनों का जो वस्तु थी, पहले वस्तु की देखती 99 थी और दोबारा वस्तु कितनी थी, 99। टोटल योग अगर मैं करता हूँ तो योग कितना हो गया, 198, यानी कि 198 वस्तु होगी। कुल वस्तु कितनी होगी, 198। तो इसमें भी आपको उस वस्तुओं का गुना कर दीजिएगा। देखो इधर आपका क्रय मूल्य कितना था, 20 था, और इधर आपका जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, इसमें देखो यहाँ पर इसका भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर इसका गुना करेंगे कितना आ जाएगा,
तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर आप ऐसे गुना करते हो 198 का, तो देखो इस जीरो का तो इसमें पॉइंट लग जाएगा क्योंकि भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आप कितना बन जाएगा 19.8। कितना बन गया 19.8। क्यों बन गया देखो, अगर मैं इसका देखो ऐसा समझो, इस चीज़ को मुझे पता आप समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो इसका अगर मैं गुना करता हूँ 1 का और 198 में गुना करता हूँ कितना आता है 198 बटे में 10। अब 10 का अगर मैं भाग दूंगा इतनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इतनी बार भाग जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आपने कोई चीज़ 20 में खरीदी और 19.8 में बेच दी, तो आपको 2 पॉइंट का क्या हो गया, उसमें नुकसान हो गया, और बटे में कितना 20 और गुने में कितना 100। अब देखो इस पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ गई, 2 से ये 2 काट दिया, इसका इससे काटा, कितना आ गया 1% क्या होगी यहाँ पर आपको हानि हुई थी, क्योंकि अधिक में खरीदा कम में बेचा, क्या हो गया हानि, 1% की हानि। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये चीज़ जो सबसे बड़ी समझने की वो ये होती है कि आपको यहाँ पर 2 क्रय मूल्य को 1 बनाना पड़ता है। 2 क्रय मूल्य होते हैं उनको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्रय मूल्य से आंसर आएगा नहीं, 1 से आएगा। तब ने आपने यहाँ पर 1 क्रय मूल्य बनाया दोनों का। वो कैसे बनाया कि इन सभी का एलसीएम लिया। देखो यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, यानी कि 11 का और 1 का, 9 का और 1 का एलसीएम लिया, तब जाकर मेरे पास कितना आया एलसीएम 99 आया। तब मैंने क्या किया, 1 में 11 का, क्योंकि 1 में 11 की दर से खरीदे और 1 में 9 की दर से, अब हमको दोनों को बनाना 1, तो मैंने प्लस कर दिया। और एलसीएम कितना था 99, यहाँ भी 99, 11 से काटा 99 कितना 9 बार कटेगा, और 9 को काटा 99 कितना 11 बार कट गया। अब इन सभी का 1 का 9 का गुना किया तो 9 आया, और 1 का गुना 11 से किया कितना है, योग इनका कितना आ गया 20। तो मेरे पास इनका क्रय मूल्य टोटल निकल कितना आ गया 20। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 198 गुना इससे क्यों किया, इस चीज को समझना। अब देखो यहां पर जो वस्तुएं रुपए थे वो तो मैंने निकाले 20, लेकिन वस्तुएं कितने निकल गई मेरे पास 99 आई, यानी कि यहां भी 99 थी, यहां 2 बार गुना किया, तो दोनों ऐसा दोनों बार रुपए तो हमने चलो निकाल लिए, लेकिन वस्तुएं भी तो 1 करनी चाहिए दोनों तरफ की, दोनों बार की। चलो हमने दोनों बार क्रय मूल्य तो 1 कर लिया, दोनों जो खरीदी थी हमने रुपए की उनको तो रुपए में एक जगह कर लिया, लेकिन हमने 2 बार अलग अलग वस्तुएं खरीदी। एक बार तो हमने 11 खरीदी और एक बार हमने 9 खरीदी। तो अगर दोनों का वस्तुओं को एक जगह, जैसे हमने भाई अपना क्रय मूल्य बनाया था 1, उसी प्रकार वस्तुओं को 1 बनाऊंगा तो कितनी बन जाएंगी वस्तुएं 98। तो मैंने इस विक्रय मूल्य के साथ उस 98 का गुना कर दिया है बस। अब इसको आप निकाल सकते हो, आपका 1% क्या आ जाएगी हानि। तो प्यारे साथियों ऐसी आशा करता हूँ तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कर देता हूँ इसी ही प्रकार का। देखो इसमें थोड़ा चेंजेस कर देंगे अब की बार। चलो अब ठीक है ना। अगर वाकई आप नोट्स बना रहे हो तो प्यारे साथियों प्लीज़ आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप पीछे बनाओगे शायद आपको कोई टॉपिक छूट जाए, या फिर आप ऐसा समझोगे कि नहीं मैं तो दिमाग में ही छाप लूँगा। तो भाई दिमाग में तो नहीं छपती मैथ है ये, जब ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती। देखो कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदे, यानी कि 1 रुपये में 2 के हिसाब संतरे खरीदा, तथा 2 रुपये में 1 की दर से और खरीदता है, तथा 2 रुपये में 1 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है, यदि वह इन्हें मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेचे। इन्हें मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेचे तो लाभ या हानि। देखो 1 रुपये में 2 की दर से हिसाब से खरीदे, फिर दोबारा 2 रुपये में 1 की दर से हिसाब से खरीदे, और उतने ही संतरे उसने बेचे 4 रुपये में 3 की दर से। तो पहले देखो इनको एक क्रय मूल्य बनाइए। देखो क्रय मूल्य कैसे बनेगा, 1 का 2 का 2 का 1 का। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, इनका एलसीएम कितना बन जाएगा 2, इनका एलसीएम बन जाएगा, क्योंकि 2 का और 2 का लेते कितना बनता है 2 ही एलसीएम बनता है। तो देखो 1 में 2 की दर से खरीदे और 2 में 1 की दर से खरीदे, राइट। अब देखो इनका एलसीएम कितना, इधर 2 इनका एलसीएम, इधर भी कितना एलसीएम 2। अब इन दोनों का प्लस कर, क्योंकि मुझे 1 बनाना पड़ेगा इसलिए। अब देखो अगर मैं 2 से 2 काटूंगा तो ये तो कट जाएगा, इधर 1 बच गया, इधर 2 से 1 कटेगा, कितनी बार कटेगा 2 बार। 2 दूनी कितना होता है 4, यानी कितना हो गया अपने पास, देखो 2 दूनी 4, इधर तो 4 आ गया, प्लस में इधर कितना आ गया 1। तो इनका जो क्रय मूल्य था वो कितना हो गया मेरे पास, वो कितना हो गया 5, राइट। क्रय मूल्य कितना हो गया 5। तो मैं लिख सकता हूँ क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 5। अब मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, विक्रय मूल्य। क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या कह रहा हूँ, 4 रुपये में 3 की दर से बेचता है। तो 4 रुपये में किसकी दर से बेचता है, 3 की दर से बेचता है, राइट। अब क्या कह रहा है, देखो अब देखो वहां पे ये समझ में आ रही होगी कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, उल्टा लिखा। मैं इसको बताऊंगा। देखो ये 3 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है इसलिए, है ना। उसके हिसाब से देखो अगर मैं वस्तु निकालता हूं, कुल
कुल वस्तु अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे कितनी निकलती हैं देखो, तो वो कितनी निकलेंगी अपने पास, वो निकल जाएंगी कितनी, देखो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 2 + 2 कितनी हो जाएंगी 4, क्योंकि देखो 2 वस्तुएं यहाँ पर ली और 2 वस्तु यहाँ पर 4, तो मैं यहाँ गुना में क्या कर दूंगा 4, तो इससे से काटा एक बार कट गया। अब कोई चीज़ 5 में खरीदी, 3 में बेची, 2 का क्या हुआ हानि हुई, 5 पर हुई और गुना में कितना 100, क्यों प्रतिशत के लिए, राइट। अब इस 5 से काटा कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया, दोनों गुना के कितना आ गया 40% क्या होगी उसको हानि होगी, यहाँ पर आपको हानि होने वाली है, 40% क्या हो जाएगी हानि। तो प्यारे साथी देखो ऐसी आशा कर सकता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो अब सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि ये चीज़ आपको कब तक समझ में नहीं आएगी। देखो अब मैं आपको ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन, एक आध और क्वेश्चन करा दूँ इस हिसाब से, देखो मैं आपको संख्या चेंज कर दूँ, क्वेश्चन और भी करा दूंगा, उनका कोई मतलब नहीं है, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फायदा कुछ निकलेगा नहीं, एक चीज़ को बार बार पढ़ाने से कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो प्यारे साथियों मैं ऐसी आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि इसको दोबारा समझाना, क्योंकि मैं पहले को अच्छे से समझा चुका हूँ, अब इसको सिर्फ मैंने आपको हैबिट के लिए इसको बताया कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अब आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे नए लेवल वाले क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक बार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 10% लाभ हो जाए। देखो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है 11 दर से खरीदता है, वह वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 10% लाभ हो जाए या फिर 10% लाभ प्राप्त हो। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के ना 2 से 2 तरीके कम से कम, बाकी एक सूत्र वाला तरीका तो अलग होता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि सूत्र मुझे खुद को याद नहीं है। देखो जो यूनिक सूत्र होता है ना कुछ अलग होता है, वो मैं याद रखता हूँ क्योंकि आपको बताने के लिए, इसलिए बाकी मैं सूत्रों को याद करता भी नहीं हूँ। वैसे देखो एक व्यक्ति कुछ संतरों को 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 10 पर लाभ हो जाए। सबसे बड़ी बात मैं क्या बोल रहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको क्या करना, देखो क्वेश्चनों को पहले तो इसको फ्रैक्शन को मिटाना, रियल में इसकी वैल्यू क्या थी। देखो फर्स्ट तरीका आपको मैं यहाँ बताऊंगा, सेकंड आपको मैं यहाँ बता दूंगा। देखो फर्स्ट तरीका क्या है कि 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब क्या हो रहा है 1/100, 10% लाभ क्या मतलब हो रहा है, देखो 10/100, 0 से 0 कितना आ गया 11/10 आ गया। अब 11/10 कैसा है ये चीज़ आपको बता चुका हूँ पहले भी, कैसा है देखो 10 में कोई चीज़ खरीदी, 1 का लाभ का हम 11 में बेचती, 10 क्रय मूल्य, देखो 10 में खरीदी 11 में उसने अब बेच दी। देखो ये तो रुपए हो गए उसके, ये हो गए वस्तु, यानी कि ये हो गए उसके संतरे, राइट। अब कह रहा है कि 10 में खरीद कर 11 में बेच दी, और कह रहा है यहाँ कह रहा है कि 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। तो देखो भाई वस्तु को वस्तु के बराबर रख दो, 11 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। अब हमको चाहिए कितने संतरे बेचे 20% लाभ हो जाए 1 रुपए में, तो भाई रुपए की गुना को इससे कर दो, कितने संतरे बेचेगा 1 गुना में अगर 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 10 संतरे बेचने चाहिए, जब उसको क्या हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 10 संतरे। ये भी अगर तरीका अच्छा नहीं लगा, ये समझ में नहीं आया, इससे शॉर्ट हो नहीं सकता। इधर देखिएगा कि एक व्यक्ति है जो 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। अब देखो ये रुपए, ये संतरे आपके, राइट, ये क्या है संतरे। अब कह रहा है कि 1 रुपए में कितने बेचे कि 10% का लाभ हो जाए, यही चीज तो पूछी जा रही है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे 10% लाभ हो जाए। लेकिन अभी यहां से चीज समझना, देखो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, पैसे तो ज्यादा लेता है वस्तु कम देता है। देखो पैसे हमेशा ज्यादा लेगा, यानी कि रुपए हमेशा क्या लेगा ज्यादा लेगा, और वस्तु हमेशा क्या देगा कम देगा। अब मैंने डायग्राम ऐसे बनाया क्यों, इस चीज को समझो। देखो कभी भी दुकानदार अपनी वस्तु को नुकसान में नहीं देगा। फर्स्ट बात, अगर वस्तु कम देगा तो रुपए ज्यादा लेगा, और रुपए ज्यादा लेगा तो वस्तु कम देगा। समझे किस चीज को, वस्तु कम देगा तो रुपए ज्यादा लेगा, और रुपए ज्यादा लेगा तो वस्तु कम देगा। इस चीज समझना, कभी भी दुकानदार अपनी चीज को नुकसान में नहीं दे सकता, चाहे वो उसको नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर भी नुकसान में उसको नहीं दे पाएगा।
तो उसी हिसाब से उसने 11 की दर से खरीदे, अब वो इसमें ऐसा नहीं कि 12 बेच दे, नुकसान तो कमाएगा नहीं, वो रुपए तो ज्यादा लेगा वस्तु कम देगा, रुपए ज्यादा लेगा वस्तु कम देगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसे बोलता कि मानो कोई दर में एक की दर से 20 करते और 20 पर हानि करता, फिर भी उसको लाभ हो रहा होगा, वो फिर भी अगर हमारे नजरों में तो हानि है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा होगा। उसी हिसाब से देखो कि वो 1 रुपए में कितने बेचे कि 10% लाभ हो जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 10% लाभ का मतलब होता है 11/10। तो 11/10 की वैल्यू, अब यहाँ पे उसको ऐसे लिखो कि जो 11 है ना, 1 रुपए में कितने बेचे, यानी कि 10% 11 पर लाभ हो जाए। ऐसे अब कितना करवा रहा वस्तु कितनी 11 है, इसको ऐसे काट दो, कितना आ गया अपने पास 10 तो आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाकी सूत्र वाला तरीका वो मुझे आता नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर 10 बन गया, यहाँ भी आपका आंसर 10 बन गया। बाकी देखो ये तरीका बेस्ट है चाहे ये बेस्ट है, अब इसको तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ही तरीके जेन्युइन है। शायद आपने किसी बुक में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो प्यार साथ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर रियल में आप इन क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करना चाह रहे हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले हुए टेलीग्राम ज्वाइन कहाँ है, तो आप मेरे यूट्यूब के अबाउट में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा, उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी उसे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसमें मैं यूनिक नई नई चीज़ें डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर आप जान के उसमें नई चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, इनकी PDF प्राप्त कर सकते हो, इनकी रीडिंग कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगी। और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कर तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जितना हो सके ये वीडियो सभी बच्चों के पास पहुँच जाना चाहिए। चलिए फिर और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको रफ कर देता हूँ एक बार, ये लो देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% लाभ हो। वापिस से लाभ हो रहा है, देखो चलो इसमें अब की बार एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, जिससे आपको 1 रुपए में कितने खरीदे उसने, 1 रुपए में 25 की दर से खरीदे, 25 की दर से खरीदे, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको 25% लाभ हो जाए। देखो वही तरीके दोनों तरीके से कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल बता दूंगा। देखो 25% लाभ का मतलब समझो क्या हो गया, 25% लाभ का मतलब होता है 1/4 और 5/4। तो देखो आपकी जो रियल में जो वैल्यू थी, देखो अब ये क्या 1 रुपए में 4 में तो आपकी खरीदी, 4 में खरीदी, बेच के दे दी आपने यहाँ पर, ये तो आपके रुपए हो गए, ये आपकी वस्तु हो जाती है कितनी 5। तो मैंने क्या बोला, वस्तु को वस्तु के बराबर रख दो, तो वस्तु पर कितनी थी 5, 5 के बराबर कितना रख दिया 25 को रख दिया, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 के, इस 5 का गुणा 4 से कर दो, कितना आ जाएगा 20। तो यानी कितने संतरे बेचे हो, 20 संतरे बेचे। देखो अब मैंने इसको कितने इजी वे में सॉल्व कर दिया, आपको आना चाहिए बस, आप कितने इजी वे में कर दोगे। देखो हालांकि यही क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको जब तक इनको जमाना नहीं आएगा तब तक आप इनको कंफ्यूज ही होते रहोगे। बस तरीके को समझिए। देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, रियल इसकी वैल्यू होती है, हमको पता लाभ है, अगर हानि होती तो भाई 4 में से घटा दे, 3/4 हो जाती, लाभ है तो 5/4 हो जाएगी। तो 4 रुपए में खरीदी, 5 में वस्तु बेचती, वस्तु के बराबर वस्तु को रख दो, क्योंकि 5 इधर से खरीद रहा हो संते, तो वस्तु बराबर वस्तु को रख दो, 5 आगे की वैल्यू, रुपए को गुना कर दो, किस संतरों की संख्या जाए कितनी 20। या फिर आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे में कर लीजिएगा। देखो 1 रुपए में कितने खरीद रहा हो, 25 खरीद रहा है, और 1 रुपए में कितने बेचे को उसको 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो 25% की वैल्यू क्या होती है, देखो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी कितनी होती है, 5/4, राइट। तो यहाँ पर 5/4 बराबर किसके, वस्तुओं के, इससे काटो 5 और 5 गुना 4 से कितना आ गया 20%, क्या हो जाएगा उसको 20 संतरे चाहिए, उस संतरे की वैल्यू आ रही 20 संतरे, कितना हो जाएगा उसको 20 संतरे, 1 रुपए में कितने बेचे कि 20 संतरे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी व्यक्ति होगा, कोई दुकानदार होगा, अब सामान तो कम देगा और पैसे ज़्यादा लेगा, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी नुकसान में नहीं देगा। तो प्यारे साथियों ऐसी आशा कर सकता हूँ ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो मैंने क्वेश्चंस तो आपको करा दिए, लेकिन अब इनकी प्रैक्टिस करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब तक आप इन पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, एक नहीं 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी जाके क्वेश्चन आप समझ में आएंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ अच्छे लेवल का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार उसे यहीं पर मैं इसको सेट कर दूंगा उस क्वेश्चन को इसमें, जिससे आपको चीज़ अच्छे समझ में आ सके। देखो बहुत अच्छे प्रश्न का लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। देखिएगा एक बार क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 51 के भाव से 51 की दर से खरीदता है, कितने की दर से 51 की दर से खरीदता है, तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए
कि उसे 15% हानि हो जाए, 15% हानि हो जाए। देखो अभी तक तो लाभ हो रहा था, अब कह रहा है कि वो 1 रुपये में कितने बेचे कि उसे 15% की हानि हो जाए। देखो समझना क्वेश्चन को, देखो मैं आपको दोनों ही तरीके से करवा दूंगा। देखो 15% रियल वैल्यू कितनी होती है, अगर इसमें हानि निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, मेरे पास जाएगा 3/20 और कितना आ जाएगा 17/20। कोई चीज़ आपने 20 खरीदी 17 में बेची तो वस्तुओं बराबर वस्तु को रख दो, कितना हो जाएगा 51। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। तो इसका गुना इससे कर दो, सीधा कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 से गुना कर दूंगा तो कितना आएगा 60। कितना आ जाएगा 60, जो क्या थे मेरे संतरे थे। यानी कि अगर वही व्यक्ति 1 रुपये में क्या मंदिर से खरीदता है और 60 संतरे बेचेगा तो उसको हानि होगी, सिंपल सी बात है। चलिए एक तरीका और देखते हैं कि एक व्यक्ति 51 के भाव से संतरे खरीदता है, 1 रुपये में कितने बेचे कि उसको 15% क्या हो जाए, हानि हो जाए। यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो इस चीज़ को कैसे फाउंड आउट करोगे, देखो 15% हानि का मतलब क्या होता है, 17/20 कितना होता है, 17/20 बराबर में 21 रख दो, वस्तुओं को 51, 3 से 7 13 काटा कितना, 3 बार इसका गुना इससे कितना आ गया 60 संतरे। तो प्यारे साथी, चाहे आपसे हानि पूछे या फिर आपसे पूछे, चाहे हानि पूछे और चाहे पूछे आपसे लाभ, तो आपको तरीका तो यही लगाना भाई, तरीका तो यही लगाना, वस्तु बराबर वस्तु रख दोगे। चाहे देखो दोनों ही तरीके बड़े सॉफ्ट कह सकता हूँ, बड़े सरल है। देखो इस क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहो कैसे, इसका मान निकालिए, इसकी रियल वैल्यू अगर आपने पता कर ली क्या होता है हानि और लाभ, तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी इजी वे में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रय मूल्य समान वाले प्रश्न और परसों जो मैं पढ़ाऊंगा विक्रय मूल्य वाले समान प्रश्न, क्योंकि क्रय मूल्य समान वाले प्रश्न 4 से 5 प्रकार के टाइप के बनते हैं, वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। कल का वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला कल का, क्योंकि क्रय मूल्य संबंधित प्रश्न जिनमें क्रय मूल्य समान होते हैं वो सारे प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी, कल का सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैथ को पढ़ाऊंगा, शायद आप लाइफ में कभी नहीं पढ़ोगे, इस हिसाब से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।